जय मां कामाख्या। मित्रों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा दूसरे 8वें भाव में हो, किसी भी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे 8वें भाव में हो, तो उस जातक को निश्चय रूप से पसीना अधिक आता होगा। 10वें भाव में किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव में मंगल और बुध एक साथ बैठे हों, किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव में मंगल और बुध एक साथ बैठे हो, किसी भी राशि में बैठे हो, उस जातक के शरीर से एक अलग स्मेल, बदबू आएगी। ये नोट कर लें। पाप युक्त, पाप ग्रह 8वें भाव में हो, पाप युक्त या पाप ग्रह 8वें भाव में हो, तब रोग और आलस्य उस व्यक्ति के जीवन में बना रहेगा। 7वें भाव में शुक्र हो या 7वें का संबंध शुक्र से हो, तो बाधित्य दाम्पत्य जीवन होता है, अर्थात उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। तीसरे 6ठे भाव में शुक्र शोक रोग देता है, यदि वह सूर्य से आगे ना हो तो। तीसरे और 6ठे भाव में शुक्र रोग और शोक देता है, यदि वह सूर्य से आगे ना हो तो। मित्रों, जो मृत ग्रह है, जब भी कोई ग्रह सम राशि में 0 से 6 अंश तक या विषम राशि में 25 से 30 अंश तक का होता है, उसे मृत माना जाता है। ऐसा मृत ग्रह जन्मांक में के सर्वोत्तम स्थान और स्थिति पर विराजमान होने के उपरांत भी शुभ फलों को देने में असमर्थ रहता है, अर्थात वह सदैव निकृष्ट फलों को ही देगा। ये सूत्र है मित्रों। अस्त और नीच ग्रह जो होते हैं, ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उससे 7वीं राशि स्वतः नीच का हो जाता है। जैसे गुरु कर्क में उच्च का होता है, तो उसकी 7वीं राशि मकर हुई, मकर राशि उसकी नीच राशि हुई। यदि गुरु मकर में स्थित है तो अनीच का हो जाएगा। ऐसा ही अन्य ग्रहों के बारे में भी आपको समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार से स्वग्रह से 7वीं राशि किसी भी ग्रह के अपने ग्रह से 7वीं राशि में वह ग्रह अस्त का माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन ग्रहों की 2-2 स्वग्रह राशियां हैं, उनकी अस्त की भी 2-2 राशियां बनती है। अस्त व नीच राशि में स्थित ग्रह सदैव ही निकृष्ट फल देता है। यह सिद्धांत ज्योतिषीय सिद्धांत की अस्त और नीच राशि में ग्रह जो स्थित है, वह सदैव ही निकृष्ट फलों को प्राप्त कराता है। वक्री भ्रमण काल पूरा करने के उपरांत, किसी भी ग्रह का भ्रमण काल को पूरा करने के उपरांत आगे की राशि में जाने की बजाय पिछली राशि में चला जाए ग्रह, उसे वक्री कहते। सामान्यतः सूर्य से जब मंगल, गुरु, शनि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में स्थित होते हैं, तब वे ग्रह वक्री होते हैं। शुक्र और बुध सूर्य के साथ उदय और अस्त होते हैं, अतः भीतरी युक्ति होने पर ही वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। वक्री ग्रह अधिक बलशाली होते हैं, परंतु विपरीत आचरण देने वाले होते हैं, आचरण वाले होते हैं। उच्च राशि में स्थित वक्री ग्रह नीच का फल देने लगता है, और नीच राशि में स्थित वक्री ग्रह सदैव उच्च का फल देता है, उच्च राशि के समान फल देता है। इसी तरह अन्य ग्रहों की स्थिति को भी आपको समझना होगा। मृत, अस्त और नीच वक्री की मूल राशि में स्थित ग्रह भी प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके फलों पर भी अंतर प्राप्त होता है। सभी शुभ ग्रह
अपने उच्च में संपूर्ण शुभ फल देने में सामर्थ्य रखते हैं। मूल त्रिकोण में 75% शुभ, स्वग्रही में 50%, मित्र क्षेत्र में 25%, शत्रु क्षेत्र में साधारण नाम मात्र का शुभ और नीच फलों की जो प्राप्ति शून्य की होती है। महाभाग्य जो योग है, यदि किसी जातक का जन्म दिन में हो और उसकी कुंडली में लग्न चंद्रमा और सूर्य तीनों विषम राशि में हो, अथवा रात्रि का जन्म हो और लग्न में चंद्रमा और सूर्य तीनों सम राशि में हो, तो महाभाग्य योग बनता है। इससे इस योग में जन्म लेने वाला जातक भौतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति को प्राप्त करता है। मित्रों, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। द्वितीय यदि पाप युक्त हो तो जातक अधिक भोजन करता है। ये एक ज्योतिषीय सूत्र है कि अगर द्वितीय पाप युक्त हो तो जातक अधिक भोजन करता है। सुप्त विवेक के पंचमेश अष्टमेश में होने के जातक का विवेक सुप्त हो जाता है। जो विवेक है वो हम कहते हैं इसका विवेक सोया हुआ, उसका कारण देखिएगा उसकी कुंडली में पंचमेश का जो है वो अष्टमेश होने से जातक का जो स्वभाव है ना या विवेक है ना वो सोया हो जाता है, सोता है, सुप्त अवस्था में आ जाता है। जो दूसरों की मनोवृत्ति का जानने वाला होता है वो कैसा होता है? अष्टमेश में यदि पंचम स्थान अष्टमेश यदि पंचम स्थान में हो तो उस जातक के सामने वाले के मनोभाव को वह स्वतः ही जान लेता है। दशमेश और तृतीय एक साथ बैठे हो तो भाई के निधन की सूचना देते हैं, और गोचरवश शनि राहु आए तो भाई का भाई ना हो तो बहन का भाई, बहन ना हो तो चाचा का चाचा ना हो तो मामा का मामा ना हो तो चाचा के लड़के का निधन होता है। उपरोक्त में जो अभी आपसे चर्चा की है, उपरोक्त कोई भी ना हो तो उस जातक के पराक्रम की हानि होती है। इसी तरह ऊपरी चक्कर उस पर चलता ही रहता है। मैं ये पुनः बता देता हूं, दसवें तृतीय एक साथ बैठे हों, दसवें और तीसरे का जो राशि का जो स्वामी है एक साथ बैठ जाए, तब ये सब कुछ होता है। दसवें और सप्तमेश एक साथ बैठे हो तो पिता को कष्ट, आमदनी की हानि या पिता के मृत्यु भी संभावित बनती है। चतुर्थेश और सप्तमेश का एक साथ बैठना माता के मृत्यु या माता के सुखों की हानि को दर्शाता है। पंचमेश और नवमेश एक साथ बैठे हो तो भाग्य की हानि, असफलता, उन्नति में बाधा पैदा होती है। षष्ठेश और एकादश का मालिक एक साथ बैठे हो तो रोग में वृद्धि, बीमारी, गरीबी, लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ता है। कुंडली में यदि चंद्रमा मृत हो तो उस जातक को ठंड अधिक लगती है। मौसम परिवर्तन होने के साथ जुकाम की स्थिति या शिकायत बन जाती है। निर्णय लेने की क्षमता उसमें कम होती है। मन शांत नहीं रहता। अनावश्यक विचारों से या विचारों के अंतर उद्विग्नता बनी रहती है। जननी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित रखता है। श्वेत रक्त कण की कमी होती है, WC की बात कर रहा हूं, और बाईं आंख की नजर उसकी कमजोर होती है। कुंडली में यदि सूर्य मृत हो तो गर्मी बहुत लगती है। शासकीय सेवा प्राप्ति में बाधा, यदि शासकीय सेवा में हो तो अधिकारी उससे रुष्ट रहते हैं। दिल की अंदर बेचैनी बनी रहती है। पिता से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और दाहिनी नजर कमजोर हो जाती है। सिर दर्द की समस्या उसको बनी रहती है। यदि कुंडली में मंगल मृत हो तो साहस की कमी बनी रहती है। खून में लाल RBC, लाल रक्त की कमी रहती है। बड़ा भाई नहीं होता, भाइयों के साथ उसके मतभेद बने रहते हैं। थोड़ी देर के लिए बाहरी लड़ाई झगड़े को देखने पर हल्का शरीर में कंपन होने लगता है। कोई लड़े, कोई कंपन उस व्यक्ति में होगा जिसका मंगल कमजोर है। कुंडली में जन्म लग्नेश बली और शुभ स्थान पर हो तो जातक
के अनेकों अनेक दोष छिपे रहते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश बली हो और शुभ स्थान पर बैठा हो तो उस जातक के जो कमियां हैं जीवन की, वो उसके सारे दोष छुपे रहते हैं। बलि दशमेश लग्न में जातक को यशस्वी बनाता है। बलि दशमेश द्वितीय में हो तो प्रसिद्धि देता है, उच्च वर्ग का विशेष लाभ देता है। दशमेश 6, 8, 12 में हो तो तीव्रगामी वाहन से शरीर को चोट लगती है या चोट लगने की संभावनाएं विशेष तौर पर बनी रहती है। लगन लग्नेश या बुध से कुंडली में 2, 4, 5 भाव का संबंध होने पर जातक विद्वान बनता है, ज्ञानी बनता है। लग्न लग्नेश या बुध से कुंडली के 2, 4, 5 भावेशों का संबंध होने पर जातक बुद्धि से, ज्ञान से प्रबल होता है, प्रखर होता है। लग्न और लग्नेश का लाभेश चर राशि गत हो और साथ ही चर गत कोई ग्रह दृष्टि इन पर रखे तो भाग्य उदय विदेश में ही होता है। सिर्फ यही एक सूत्र विदेश के लिए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। लग्नेश की नीचता के कारण व्यक्ति क्रोधी बनता है। अगर किसी जातक की कुंडली में उसका लग्न का स्वामी नीच राशिगत हो या नीच हो तो वह व्यक्ति क्रोधी होता है। पंच महापुरुष जो योग है, यह योग जन्म कुंडली के केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 भाव से संबंधित है। यदि कुंडली के अंदर किसी भी केंद्र में उपरोक्त बताए हुए नियम के अनुसार ग्रह स्थित हो तो वह समक्ष दिए गए नाम का योग होगा। कभी कभी एक से अधिक योग भी कुंडली में पाए जाते हैं, जैसे हंस योग। बृहस्पति ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में कर्क, धनु, मीन राशि में बैठा हो तो यह जातक को विद्वान बनाता है और आचरण उसका धार्मिक बनाता है। रोचक योग मंगल ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि में विद्वान हो, विराजित हो तो यह योग जातक, इस योग में जातक साहसी और जननायक बनता है। भद्र योग बुध ग्रह से बनता है। बुध ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित हो तो भद्र योग बनता है। यह योग जातक को तीव्र बुद्धि वाला, वाक्पटु और भाषण में प्रवीणता लाता है। मालव्य योग शुक्र ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र में वृषभ, तुला अथवा मीन में बैठा हो तो मालव्य योग निर्माण होता है। इसमें ऐश्वर्य और काम काज में विशेषता प्रदान कराता है। शशि योग शनि ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र में तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में विराजित हो तो शशि योग बनता है। इस योग में जातक धनवान और बड़ा आदमी, समृद्ध आदमी बनता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि लग्न और चंद्रमा पर न हो तो जातक चरित्रहीनता का दोषी हो सकता है। ऊपर जो चर्चा किए योग केंद्र के किसी भी भाव में हो सकते हैं। भाव के अनुसार उसका फल भी अलग अलग होता है। इस विस्तार को छोड़कर सामान्य फल ही बोला जा रहा है। साथ ही उसका योग भी तभी फलेगा जब ग्रह मृत अथवा वक्री न हो। मित्रों, इसके अलावा भी कुछ अचूक सूत्र है। शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी उन सूत्रों पे मैं पुनः अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि यह वीडियो कुछ विशेष लंबा होने जा रहा है। इसको मैं विराम देता हूं और अचूक सूत्रों पे इसके बाद वाली वीडियो मैं पुनः लेके आपके समक्ष आता हूं। आपका दिन शुभ हो मित्रों। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में डाल के मुझसे बात करें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो, सुखी रहे, संपन्न रहे। मां भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। जय मां।